नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 21 अगस्त 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पे, जिसके तहत हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला आलेख है वो एक एडिटोरियल है, जिसे पेज नंबर 6 से हम ले रहे हैं, डेली एडिशन पेज नंबर 6 से, और इसका संबंध जीएस पेपर 1 और 2 दोनों से है, जिसमें पॉलिटी से भी इसका संबंध जोड़ा जा सकता है और सोशल इश्यूज से इसका संबंध जोड़ा जा सकता है। विशेषकर महिला संबंधी मुद्दों से इसका विशेष संबंध है, जिसको हम डील करेंगे। सबसे पहले हम इसमें यह समझ लेते हैं कि इसका संदर्भ क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो आर्टिकल है उसमें क्या बात कही गई है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हाल में ही महिलाओं की विवाह संबंधी आयु को 18 से 21 साल किए जाने का विचार प्रस्तावित है, और प्रधानमंत्री जी द्वारा भी 15 अगस्त को लाल किले से दिए गए भाषण में इस तरीके की घोषणा की गई थी, जिसमें जून में इस संदर्भ में एक कमेटी बनाए जाने का भी प्रावधान है। इसके अलावा जो 21 वर्ष किए जाने का प्रावधान है, उसको पुरुषों के समान आयु के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, ताकि दोनों की जो विवाह करने की जो आयु है वह एक समान हो सके। अब यह जो विवाह की आयु को बढ़ाने का जो तर्क है, उसको कई बहुत सारे दूसरे कारणों के माध्यम से सुपुष्ट किया जाता है। बहुत सारे जो स्टडीज़ हैं उसके माध्यम से बताया जाता है कि ऐसा करने के पीछे क्या कारण है, और इसमें बहुत सारे तर्क वगैरह दिए जाते हैं। तो विवाह की आयु को बढ़ाने के संदर्भ में किन तर्कों को दिया जाता है और वो तर्क किस हद तक वैलिड है, वो तर्क किस आधार पर सही है, उसको जो है इस एडिटोरियल में मुख्य रूप से विवेचना की गई है, जिसको हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या कहा गया है। संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए विवाह की वैधानिक आयु को 18 से 21 साल किए जाने का प्रश्न महत्वपूर्ण हो चला है, जिसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा एक समिति का निर्माण भी किया गया है, और उसमें वैधानिक आयु को बढ़ाने के पक्ष में यह तर्क दिया गया है कि इससे महिलाओं और बच्चों में जो कुपोषण की जो समस्या देखी जाती है, उसका बहुत हद तक निवारण किया जा सकता है यदि वैधानिक आयु को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिया जाए। तो मुख्य रूप से किस चीज पे ध्यान है? तो मुख्य रूप से ध्यान है महिला सशक्तिकरण की ओर। मुख्य रूप से ध्यान है महिला सशक्तिकरण के साथ मुख्य रूप से इस बात का ध्यान है कि कुपोषण को दूर किया जा सके, और इसके लिए जो है कम आयु में होने वाले विवाह को रोकना जरूरी है, और इसके लिए एक प्रयास ये किया जाएगा कि 18 से बढ़ा के 21 साल किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। अब इसको जो है कई तर्कों के माध्यम से पुष्ट करने की कोशिश की जाती है, जैसे कि जब कम आयु में विवाह हो जाता है तो इससे जो विवाह के बाद जो होने वाले बच्चे हैं उनसे जनसंख्या वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 18 वर्ष से पहले ही मान लीजिए 16 साल की आयु में जो है विवाह हो गया, और जो विवाह संबंधी आयु के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें महिलाओं के संदर्भ में एक लंबा अवधि देखी जाती है, जिसमें 16 साल से लेकर लगभग 40 से 45 साल तक जो है वे बच्चे पैदा करने की आयु में रहती हैं। इसका मतलब हुआ कि एक लंबा समय मिलता है जिसमें उनके द्वारा अधिक बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। तो कम आयु में विवाह से एक खतरा ये होता है कि इससे जनसंख्या वृद्धि का खतरा लगातार बना रहता है, और जनसंख्या वृद्धि के साथ अगर महिला जो है पूर्ण विकसित नहीं है, अगर जो है महिलाओं की आयु कम है और वो पर्याप्त पोषण से युक्त नहीं है, तो निश्चित ही इसका जो दुष्प्रभाव है वो भावी बच्चों पर देखा जाएगा। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि कम आयु विवाह से एक तो जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो बढ़ने को मिलती है, वहीं दूसरी ओर महिला और बच्चों दोनों के स्वास्थ्य और पोषण दशाओं का खराब होता दिखाई देता है। ठीक है, तो एक तो इसका पोषण से संबंध है, वहीं दूसरी ओर इसका संबंध कम आयु में विवाह के चलते जो बच्चा पैदा करने की जो आयु होती है उसके जो है वृद्धि देखने से देखा जाता है।
दो बहुत सारी ऐसी रिसर्च भी हुई है जो ये बात को सिद्ध करती हैं, जैसे कि लैंसेट जो एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है स्वास्थ्य के संदर्भ में, उसमें एक छपी रिपोर्ट ये बताती है कि किस प्रकार जो महिला और बच्चों में जो कुपोषण और पतलेपन की जो समस्या देखी जाती है उसका संबंध कम आयु में विवाह से है। इसके तहत ये सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से कम आयु में विवाह से होने वाले बच्चों में कुपोषण की समस्या और पतलेपन की समस्या देखी जाती है। साथ ही जो महिलाएं जो हैं अगर कम आयु में विवाह उनका हो जाता है तो उनका शारीरिक रूप से मानसिक रूप से पूर्ण विकास नहीं होता है, और जब वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण विकसित नहीं होती हैं तो उनका जो शरीर है वो भौतिक रूप से तैयार नहीं होता है बच्चे को पैदा करने के दृष्टिकोण से। और जब इस अवस्था में बच्चे पैदा होते हैं तो महिलाओं के स्वास्थ्य को भी जो है नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और स्वयं बच्चे भी जो है कुपोषित पैदा होते हैं। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी क्या है कि इसमें और भी बहुत सारे कारक हैं जिनको ध्यान रखे जाने की ज़रूरत है, जैसे कि महिलाओं की जो शैक्षणिक स्थिति होती है उसका निम्न होना, उनके जो रहने और जीवन की दशाएं हैं उनका जो है निम्न स्तरीय होना, बहुत अच्छा ना होना, उनकी स्वास्थ्य दशाएं बहुत अच्छी ना होना, जिसमें उनको जन्म से बच्चे के जन्म से पूर्व और बच्चे के जन्म के पश्चात दोनों दशाओं में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का ना मिलना, साथ ही महिला को तत्संबंधित डिसीजन मेकिंग क्षमता में भी ज़्यादा भागीदारी ना होना भी कुछ ऐसे कारक हैं जो कम आयु में विवाह से महत्वपूर्ण नकारात्मक परिणामों को दर्शाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो कम आयु विवाह से जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है, दूसरी ओर पतलेपन कुपोषण की समस्या देखने को मिलती है, वहीं दूसरी ओर इसमें निम्न शैक्षणिक स्तर, रहने और जीवन की निम्न दशाएं, स्वास्थ्य निम्न दशाएं और निर्णय क्षमता के निम्न होने के चलते भी महिला और बच्चों के जो स्वास्थ्य हैं उन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये महत्वपूर्ण हो जाता है जिसपे इस आर्टिकल में मुख्य रूप से विचार किया गया है, और वो ये विचार किया गया है कि क्या मात्र विवाह की आयु 18 से 21 साल कर देने से ही जो महिलाओं का जो स्वास्थ्य है, जो महिलाओं की जो पोषण की समस्या है या फिर बच्चों में कुपोषण की समस्या है तो उसका निवारण संभव है। तो लेखिका का ये तर्क है कि हम जो स्वास्थ्य और पोषण के दृष्टिकोण को मात्र वैधानिक आयु में वृद्धि के दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा करना चाहते हैं तो हमें केवल वैधानिक आयु बढ़ा देनी चाहिए, तो ये तर्क देखना पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि किसी भी महिला का, किसी भी बच्चे का जो स्वास्थ्य और पोषण का स्तर होता है वो केवल कम आयु में विवाह से ही निर्धारित नहीं होता है, बल्कि इसमें और भी बहुत सारे कारक होते हैं जिसके बारे में हमने चर्चा अभी की। कहने की बात क्या हुई कि जिन कारकों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो पतलेपन से संबंधित हो, चाहे वो कुपोषण से संबंधित हो, चाहे निम्न शैक्षणिक स्तर से संबंधित हो, रहने और जीवन की दशाओं से संबंधित हो, स्वास्थ्य दशाओं से संबंधित हो, निर्णय दशाओं से संबंधित हो, ये सभी कारक कहीं ना कहीं केवल वैधानिक आयु से ही नहीं जुड़े हैं, बल्कि इनका संबंध मूल रूप से समाज में विद्यमान असमताओं से, असमानताओं से और गरीबी से है। तो लेखिका का ये तर्क है कि जब तक समाज में विद्यमान असमानताएं, चाहे वो महिला और पुरुष के स्तर पे हो, चाहे वो जातिगत स्तर पे हो, चाहे वो क्षेत्र के स्तर पे हो, चाहे किसी और अन्य स्तर पे हो, जब तक समाज में इन असमानताओं को दूर नहीं किया जाएगा और गरीबी का उन्मूलन मूल रूप से नहीं किया जाएगा, तब तक जो कुपोषण से संबंधित जो समस्या है, चाहे वो महिलाओं में हो, चाहे वो बच्चों में हो, उसका निवारण नहीं किया जा सकता। तो लेखिका का तर्क ये है कि आप चाहे आयु 18 से 21 साल कर दें, उससे ऐसा नहीं होगा कि अभी जो भारत में बाल विवाह देखे जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें लगभग 1/3 जो महिलाएं हैं वो 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले ही विवाह कर दी जाती हैं, उसका जो निवारण है वो मात्र वैधानिक आयु बढ़ाने से नहीं होगा। इसके लिए हमें
दूसरे कारकों पे गौर करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इन कारकों में भी जो गरीबी और असमानता का कारक है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब हुआ कि केवल वैधानिक आयु बढ़ाना ही महिलाओं की स्वास्थ्य को बेहतर करने में, कुपोषण की दशा को बेहतर करने में सहायक नहीं है, बल्कि हमें महिलाओं की गरीबी निवारण को दूर करना पहली आवश्यकता होनी चाहिए। अब इसके पीछे उन्होंने तर्क क्या दिया है? तो इसके पीछे उनका सीधा सा तर्क यह है कि आप चाहे जितनी भी कारकों के बारे में बात करें, ऊपर जो हमने बात की, इन सब का संबंध गरीबी से ज़्यादा है, वैधानिक आयु से उनका संबंध कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर महिला गरीब होगी या महिला का परिवार गरीब होगा तो ये बहुत ज़्यादा संभव है कि महिला की शिक्षा और संपदा तक पहुंच जो है न्यून होगी। उनकी जो है शैक्षणिक स्तर, उनकी रहने जीवन की दशाएं, उनके स्वास्थ्य तक पहुंच का स्तर और महिला को निर्णय क्षमता निश्चित रूप से जो है गरीबी के चलते नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। इसलिए महिला का जो सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा है वो विवाह आयु का इशू नहीं है, बल्कि वो गरीबी से ज़्यादा संबंधित इशू है जिसे दूर करना आवश्यक है। इसके तहत यह देखा जाता है कि जो गरीब पृष्ठभूमि और निम्न शिक्षित जो महिला होती हैं उनके कम आयु में गर्भवती होने की समस्या ज़्यादा है, बजाय इसके कि आयु कम होने से जो है कुपोषण की समस्या देखी जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इसको दूसरे तरीके से देखने की ज़रूरत है। इसका मतलब हुआ कि कम आयु होगी तो कुपोषण होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि वास्तविक समस्या यह है कि गरीबी के चलते जो है कुपोषण देखा जाता है और गरीबी के चलते ही कम आयु में विवाह देखे जाते हैं। तो गरीबी बहुत बड़ा कारक है बजाय कि कम आयु में विवाह। तो कम आयु में विवाह रोकने के लिए आवश्यक है कि गरीबी उन्मूलन पर ज़्यादा बल दिया जाए, क्योंकि यही जो है वो कम आयु में गर्भधारण, कम आयु में विवाह और कुपोषण का मूल कारक है। तो मूल यहाँ पे मुद्दा है गरीबी उन्मूलन, जिसके लिए सरकारों को प्रयास करने की ज़रूरत है। अब इसमें क्या क्या होना चाहिए? तो इसमें बहुत सारे उपायों के बारे में बात की गई है। जैसे कि अगर मान लीजिए पोषण आवश्यकताओं की बात है, अगर कुपोषण को दूर करने की आवश्यकता की बात है, तो इसमें जो सरकारी उपाय जो अपनाए जाते हैं उसकी पहुंच बढ़ाई जा सकती है महिला और बच्चों के संदर्भ में। जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो मिड डे मील दिया जाता है, जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एकीकृत बाल विकास सेवाएं के तहत जो आंगनबाड़ी और जो स्कूलों की भूमिका देखी जाती है, जिसमें बच्चों को पोषक आहार दिया जाता है, साथ ही महिलाओं को भी जो है गर्भवती महिलाओं को भी जो है पोषण युक्त आहार दिए जाने पे बल दिया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हमें एक और भारत में वर्तमान ट्रेंड पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस वर्तमान ट्रेंड के तहत भारत में जो फर्टिलिटी रेट है, जो प्रजनन दर है, वो रिप्लेसमेंट रेशो 1.2.1 तक पहुंच रही है और 20 से अधिक जो राज्य हैं उन्होंने ये दावा किया है कि उनके यहाँ रिप्लेसमेंट रेशो तक आयु पहुंच गई है। इसमें फर्टिलिटी रेट क्या होता है, ठीक है, प्रजनन दर क्या होता है, इसमें हमने पहले भी काफ़ी चर्चा की थी, एक बार और बता देता हूँ। तो महिला की जो बच्चे पैदा करने की जो आयु होती है, ठीक है, जो 18 से सामान्यतः 45 साल तक मानी जाती है, ठीक है, कहीं कहीं 18 से 40 साल भी होती है। तो ये जो प्रजनन आयु दर है, इसमें एक महिला कितने बच्चे पैदा कर सकने की क्षमता रखती हैं उसके आधार पर हर देश का एक औसत निकाला जाता है, जिसे टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। भारत में स्वतंत्रता के समय टोटल फर्टिलिटी रेट लगभग 6 तक हुआ करता था, जो वर्तमान में 2.2 तक पहुंच गया है। ठीक है। अब ये जो 2.2 है, इसको एक रिप्लेसमेंट रेट प्रतिस्थापन दर 2.1 तक लाने का लक्ष्य होता है, जिसमें प्रतिस्थापन दर में ये अपेक्षा की जाती है कि एक हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर 2 ही बच्चे पैदा करें, ताकि उन पीढ़ी के हस्बैंड और वाइफ की समाप्ति के बाद उनके दोनों बच्चे उनको प्रतिस्थापित कर सकें। यानी कोई भी जो विकसित देश है वो यह कोशिश करता है कि उनके यहाँ जो जनसंख्या है वो एक स्थिर जनसंख्या के रूप में उभरे, जिसमें जो दंपत्ति है, ठीक है, पति और पत्नी का जो दंपत्ति है, 2 लोग हैं, वो मिलके 2.1 बच्चे ही पैदा करें, ताकि उनके देश में जनसंख्या स्थिर हो सके। तो यहाँ पे जो है कई लोग ये तर्क दे रहे हैं कि
जो भारत में जो फर्टिलिटी रेट है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो लेखिका का ये तर्क है कि भारत में फर्टिलिटी रेट बढ़ने की बजाय कम हो रहा है और कई जो राज्य हैं, 20 से ज़्यादा राज्य जो हैं, उन्होंने इसका प्रतिस्थापन दर 2.1 तक रेशियो प्राप्त कर लिया है। इसका मतलब हुआ कि जो मूल समस्या है, जिसमें हम जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात कर रहे हैं और जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए हम कह रहे हैं कि विवाह की आयु बढ़ा दी जाए, वास्तविक कारक जनसंख्या वृद्धि के स्थान पे हमें गरीबी उन्मूलन पे ज़्यादा बल दिए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि गरीबी उन्मूलन ही मूल रूप से अधिक बच्चों को पैदा करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, गरीबी जो है वो मुख्य रूप से कुपोषण की समस्या का मूल कारक है और इसके चलते जो है हमें मूल समस्या को अगर निवारित करना है तो शिक्षा और संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच को बेहतर बनाने के साथ गरीबी उन्मूलन को करने पर जोर देने की ज़रूरत है। इसके अलावा इसमें विशेषकर जो अल्पसंख्यक समूह हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं हैं, उनके संदर्भ में ज़्यादा प्रयास किए जाएं, इसको करने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पूरा जो आर्टिकल है इस बात पे गौर देता है कि किस प्रकार से जो आयु का बाल विवाह की जो समस्या है या कम आयु में विवाह की समस्या है या जो जनसंख्या वृद्धि की जो समस्या है वो गरीबी से ज़्यादा संबंधित है, बजाय कि हम जनसंख्या वृद्धि को ही एक कारक के रूप में देखें। ठीक है, अब बाल विवाह से या कम आयु में विवाह से संबंधित कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। तो अगर भारत में बाल विवाह के बारे में बात किया जाए तो 2011 की जनगणना कहती है कि पिछले 9 साल यानी 2011 से पिछले 9 साल की अवधि में लगभग 20% जो लड़कियां हैं उनकी 18 वर्ष की आयु से पहले ही विवाह हुआ है। इसको थोड़ा और इलेबोरेट करें तो 2011 की जनगणना बताती है कि प्रत्येक विवाह करने वाली प्रत्येक 3 महिलाओं में एक महिला की आयु कभी न कभी 18 साल से नीचे हुआ करती थी। इसका मतलब क्या हुआ कि 2011 की जनगणना बता रही है कि लगभग 1/3 भारत में जो महिलाएं हैं उनका विवाह 18 वर्ष से पूर्व ही हो गया था। ठीक है, तो ये बाल विवाह को लेकर काफ़ी नकारात्मक स्थिति है। यूनिसेफ का ये कहना है कि पिछले 1 दशक में, पिछले 10 साल में हमने बाल विवाह के संदर्भ में काफ़ी अच्छी प्रगति की है, जिसमें विवाह करने वाली जो बालिकाएं हैं उनका अनुपात जो है आधा हो गया है। इसके बावजूद जो है भारत में लगभग हर 3 विवाहित महिलाओं में से यदि एक का विवाह 18 वर्ष की आयु से कम हो रहा है तो ये काफ़ी चिंता का विषय है, जिसके बहुत सारे कारण हैं जिनको दूर किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बाल विवाह के प्रचलन के कौन कौन से कारण हैं इसको भी आप समझ सकते हैं। जैसे कि भारत का जो समाज है मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक समाज है। ठीक है, पैट्रियार्कियल सोसाइटी है। पितृसत्तात्मक समाज के तहत जो भी निर्णय किया जाता है, जो भी डिसीजन लिया जाता है वो पुरुषों के द्वारा लिया जाता है और जो महिलाओं की जो डिसीजन मेकिंग तक जो शक्ति होती है वो बहुत सीमित होती है। इसके अलावा पूरा जो भारतीय जो समाज है उसमें बाल विवाह को कई रूपों में सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है, जिसके चलते समाज में गहराई तक उपस्थित है और व्यापक रूप से इसको एक प्रथा के रूप में प्रचलित किया जाता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में इसके उदाहरण देखे जाते हैं, राजस्थान में इसके उदाहरण देखे जाते हैं और यहाँ तक कि गुजरात में भी इसके उदाहरण देखे जाते हैं। इसके अलावा गरीबी के साथ तो इसका सीधा संबंध है, जिसमें विवाह की उच्च लागत और दूसरे आर्थिक कारक महत्वपूर्ण रूप से काम करते हैं। ये कैसे? तो भारत में जो औपचारिक क्षेत्र है, औपचारिक क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि जिसके पास सोशल सिक्योरिटी हो, जिसको जो है आयकर के दायरे में आता हो या फिर किसी प्रकार के कानूनों के दायरे में आता हो। ठीक है, इस तरीके का जो क्षेत्र होता है वो औपचारिक श्रम क्षेत्र कहलाता है। तो औपचारिक श्रम क्षेत्र में क्या होता है कि चूंकि कर्मचारियों को जो है श्रम कानूनों के दायरे में लाया जाता है, इसलिए उन पर होने वाला जो खर्च है वो अधिक होता है। तो कंपनियां इस चीज़ से बचने के लिए खुद को औपचारिक नहीं करती हैं और उसमें जो है वो ज़्यादातर महिलाओं को एंगेज करने से बचती हैं। यही कारण है कि औपचारिक श्रम में महिलाओं की कम भागीदारी देखी जाती है। इसी के सापेक्ष अगर अनौपचारिक क्षेत्र को देखा जाए, ठीक है, अनौपचारिक क्षेत्र को देखा जाए या फिर जो है श्रम के क्षेत्र को देखा जाए या फिर जो है कृषि के क्षेत्र को देखा जाए, इन सारे क्षेत्रों में
महिलाओं की उच्च भागीदारी देखी जाती है, क्योंकि वो श्रमिकों के रूप में अधिक काम करती हैं, जिनको कम पैसे देकर भी काम करा लिया जाता है। तो इसमें भी जो है कोशिश ये की जाती है कि उनको कम आयु में विवाह करके कृषि क्षेत्र में या अनौपचारिक श्रमिक क्षेत्र में लगा दिया जाए, और यह भी जो है बाल विवाह का एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है। इसके अलावा जो स्कूली शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, उस तक पहुंच का अभाव, ये भी बहुत बड़ा कारण है। जो गरीब आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पे भी बच्चियों को सस्ते श्रम के लिए या यौन व्यापार के लिए छद्म रूप से विवाहित कर दिया जाता है, और ये झारखंड आदि क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके चलते बड़े पैमाने पे जो है जो बच्चियां हैं उनकी ट्रैफिकिंग, उनकी तस्करी देखी जाती है। ठीक है। अब इसमें जो है पूरा जो बाल विवाह है, इसमें मैंने आपको बता दिया किस तरीके से जो साइकिल काम करती है, जो निर्धनता का दुष्चक्र इसको कहा जाता है, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। निर्धनता का पूरा एक दुष्चक्र काम करता है। ठीक है। जिसमें लैंगिक भेदभाव, निरक्षरता, कुपोषण, शिशु और मातृ वृद्धि दर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। यानी व्यक्ति क्या होता है कि एक बार अगर गरीब पैदा होता है तो गरीब पैदा होने के चलते उसकी आय कम होती है। आय कम होने के चलते वो जो है अपने पर पोषण पर किए जाने वाला खर्च या फिर अपनी को मानव संसाधन विकास में किए जाने वाले खर्च को नहीं बना पाता। इससे जो है भविष्य में जो उसके बच्चे होते हैं उनकी आय भी जो है कम होती है, और ये जो बच्चों की आय जब कम होती है तो फिर वो गरीबी की चपेट में आ जाते हैं। यानी जो गरीबी है वो और गरीबी को पैदा करती है, गरीबी जो है और असमानता को पैदा करती है, और विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में ये और नकारात्मक रूप में देखने को मिलती है। यही कारण है कि सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। यहाँ पे अगर हम बाल विवाह के संदर्भ में देखें तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, लड़कियों को जीवन संबंधी कौशल को बढ़ाने के लिए सबला स्कीम, ठीक है, महिलाओं में कौशल विकास को बढ़ाने के लिए सबला स्कीम, किशोर बच्चे जो होते हैं या बच्चियां होती हैं उनकी देखरेख और संरक्षण के लिए अधिनियम 2000, घरेलू हिंसा से बचाने के लिए 2005, और लैंगिक अपराधों से बालकों को बचाने के लिए 2012 में एक अधिनियम लाया गया था जिसको कहा जाता है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्तमान में जो विवाह की आयु को जो है बढ़ाए जाने की पूरी चर्चा देखी जा रही है, उस पूरी चर्चा को केवल हमें जनसंख्या वृद्धि के दृष्टिकोण से नहीं देखना है, केवल हमें जो है वैधानिक आयु को बढ़ाने के दृष्टिकोण से नहीं देखना है, बल्कि हमें इसमें समाज की असमानता के साथ, समाज में असमानता के साथ इस दृष्टिकोण से भी देखना है कि किस प्रकार गरीबी जो है इस पूरी जो दुष्चक्र है उसको आगे बढ़ा रही है। ठीक है, इसलिए कोई भी उपाय किया जाना चाहिए, उसमें गरीबी और असमानता को दूर करना एक प्रमुख केंद्र होना चाहिए हमारा। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा एडिटोरियल है वह भी महिला मुद्दों से संबंधित है, और जीएस पेपर 1 में सोशल इश्यू से इसको संबंधित किया जा सकता है। इसमें अभी हाल में ही एक बहुत बड़ी चर्चा या एक बहुत बड़ा वाद विवाद देखा गया है, जिसमें महिला विद्वान जो हैं, साथ ही बहुत सारे दूसरे जो विद्वान हैं, उनमें ये चर्चा छिड़ गई है कि क्या महिलाओं को पीरियड्स लीव दिया जाना चाहिए अथवा नहीं। ठीक है, पीरियड लीव, या इसको कहा जाता है हिंदी में मासिक धर्म छुट्टी। ठीक है, मासिक धर्म छुट्टी या मासिक धर्म लीव, यानी पीरियड्स के दौरान होने वाली जो समस्याएं हैं उनके मद्देनज़र क्या महिलाओं को छुट्टी अवकाश दिया जाना चाहिए अथवा नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है पूरा वाद विवाद जो है इस संदर्भ में देखा गया है, जिसको हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो संदर्भ क्या है, तो संदर्भ बताया कि एक कंपनी है जोमेटो। ठीक है, जोमेटो कंपनी के द्वारा अपनी महिला कर्मियों को मासिक धर्म छुट्टी या पीरियड लीव, इसको कहा जाता है पीरियड लीव, मेन्स्ट्रुअल लीव नीति को घोषित किया गया है, जिसके तहत महिला कर्मी 10 छुट्टी तक ले सकती हैं एक साल में। ठीक है, एक साल में जो है 10 छुट्टी तक लेने का उनको विकल्प दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा 1992 से ही इस तरीके की नीति को लागू किया गया है, जिसमें महीने में 2 छुट्टी लेने आने का प्रावधान है। ठीक है, अब ये जो पूरा जो पीरियड लीव है इसको लेकर कई तरीके की एक बहस छिड़ गई है, जिसमें पक्ष और विपक्ष में बहुत सारे तर्क देखने की ज़रूरत है।
ठीक है। तो पक्ष में क्या क्या तर्क दिए हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो पक्ष में तो सबसे पहला तर्क तो यही दिया जाता है कि चूंकि महिला और पुरुष दोनों की जो शरीर है, दोनों की जो बॉडी है, उनकी बनावट पृथक होती है, दोनों की जो आवश्यकताएं हैं, दोनों की जो नीड्स हैं वो अलग होती हैं, दोनों की जो समस्याएं हैं वो अलग होती हैं, और पीरियड्स के दौरान जो महिलाओं को होने वाला जो दर्द होता है, जो मेंटल स्ट्रेस होती है, वो अलग होता है। यही कारण है कि महिलाओं को इस संदर्भ में छुट्टी की आवश्यकता है। ठीक है। और ये जो छुट्टी की आवश्यकता है वो वैतनिक होना चाहिए। ठीक है। उसमें उस काल में जो है उनको वेतन मिलना चाहिए, और इसमें चूंकि महिला और पुरुष की शरीर की बनावट अलग है, इसके चलते इसमें छुट्टी के संबंध में तर्क को दिया गया है। ठीक है। तो मुख्य रूप से जो तर्क है इसी आधार पे केंद्रित किया जाता है। हालांकि जो विपक्ष है इसका, वो जो है कुछ ज़्यादा अधिक तर्कों को देता है। विपक्ष में जो है इसके संदर्भ में कुछ ज़्यादा तर्क दिए गए हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। अब ये जो विपक्ष में जो तर्क दिए गए हैं वो एक तो अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान पे केंद्रित है। ठीक है। दूसरे वो इस नोशन पे केंद्रित हैं कि किस प्रकार से जो बायोलॉजी है, जो पूरी जो हम डिबेट कर रहे हैं, जिसमें जीव विज्ञान को या मनुष्य की शरीर को जो है हमने केंद्र बना के पूरा वाद विवाद छेड़ दिया है, उसको किस प्रकार से नहीं किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है। तो इसके विरोध में सबसे बड़ा तर्क ये दिया जाता है कि अगर उनको इस तरीके की लीव दी जाएगी तो महिलाओं के लिए रोजगार में अवसर कम हो जाएंगे, जो पहले से भी कम हैं। क्योंकि इसके तहत जो है महिलाएं अब साल में कम काम करेंगी, उनके जो वर्किंग डेज होते हैं वो कम हो जाएंगे, इफेक्टिव वर्किंग डेज कम हो जाएंगे। इससे हो सकता है कि उनका जो प्रमोशन है वो भी रुक जाए। ठीक है। अब अगर महिला श्रम बल भागीदारी दर के बारे में बात की जाए, भारत में कितनी महिलाएं श्रम बल में भागीदारी कर रही हैं, तो दुनिया के सबसे कम भागीदारी वाले देशों में भारत शामिल है, जिसमें महिला लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, ठीक है, इसमें लगातार कमी देखने को मिल रही है। 2011-12 में जहां ये दर 31% थी, वहीं 2017-18 में घट के 23% हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि श्रम बल में महिलाओं की जो भागीदारी है वो लगातार कम हो रही है, और इस तरीके की जो लीव्स हैं उससे इसको और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें जो है कुछ विशिष्ट प्रकार के जो है टेक्निकल टर्म्स दिए गए हैं, कुछ तकनीकी जो हैं शब्द दिए गए हैं जिनको समझने की ज़रूरत है, और इन तकनीकी शब्दों को आप बहुत आसानी से जो है एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से एग्ज़ाम में यूज़ करने लायक तर्क दिए गए हैं तो उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला तो तर्क ये दिया जाता है इसके विरोध में कि पीरियड लीव जो है वो एक तरीके का वर्क प्लेस का लैंगिकीकरण करने के समान है। ठीक है। इसको कहा जाता है जेंडरिंग ऑफ द वर्क प्लेस, जिसमें जो कार्य करने का जो स्थल है उसको न्यूट्रल रूप में ना देख के महिला या पुरुष के दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो इस तरीके का वर्क प्लेस का लैंगिकीकरण करना या कार्यस्थल का लैंगिकीकरण करना एक नकारात्मक तथ्य है, और इसमें जो है पुरुषों का जो प्रभुत्व है उसको बढ़ावा मिलता है। ठीक है। पुरुषों के प्रभुत्व को बढ़ावा क्यों मिलता है? क्योंकि पुरुष जो है इस संदर्भ में किसी प्रकार की छुट्टी नहीं रहते हैं। तो अगर आप वर्क प्लेस को जेंडर के दृष्टिकोण से देखना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे, या फिर अगर आप मालिक होंगे तो निश्चित रूप से आप ये सोचेंगे कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों को जो है काम पे रखना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। तो अगर पीरियड लीव्स के बारे में बात की जाएगी, अगर उसको बड़े पैमाने पे अप्रूव किया जाएगा, तो कई विपक्षियों का तर्क है कि हमें जो है महिलाओं के लिए ही रोजगार के अवसरों को हम इसके माध्यम से कम करेंगे, क्योंकि हम इसमें कार्यस्थल को लैंगिक दृष्टिकोण से देखने लगेंगे, और जब कार्यस्थल को लैंगिक दृष्टिकोण से देखा जाने लगेगा तो निश्चित तौर पे पुरुष चूंकि इस प्रकार की छुट्टी की मांग नहीं करेंगे। इसका मतलब हुआ कि वर्क प्लेस में उनका प्रभुत्व बढ़ने लगेगा जो पहले से ही विद्यमान है। ठीक है। इसके अलावा जो है दो शब्द और महत्वपूर्ण है। एक तो हो गया जेंडरिंग ऑफ वर्क प्लेस, इसके अलावा एक शब्द होता है उसको कहा जाता है बायोलॉजिकल डिटरमिनिज्म। ठीक है। या इसको हिंदी में कह सकते हैं जैविक निश्चयवाद। ठीक है। इसको जैविक निश्चयवाद भी कहा जा सकता है हिंदी में। ठीक है। हालांकि इंग्लिश में लिखेंगे ज़्यादा सही रहेगा। बायोलॉजिकल डिटरमिनिज्म क्या होता है? तो निश्चयवाद का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ प्रकृति द्वारा निश्चित किया जाना।
निश्चयवाद में क्या होता है कि प्रकृति को केंद्र में रख के हम कोई काम करते हैं और कहते हैं कि प्रकृति ने जो निश्चय कर दिया वही निश्चित है। तो बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म का क्या मतलब हुआ? तो ये जो है, जो शरीर का जो आकार प्रकार होता है या जो बायोलॉजी होती है, ठीक है, उसको जो है केंद्र में रखकर यह निश्चय करती है कि जो बायोलॉजी है, जो शरीर की जो फिजियोलॉजी है, जो व्यक्ति का जो शरीर है, वो जो है लोगों के कार्यों को तय कर देता है। इसके तहत जो है, इसके जो मानने वाले हैं वो कहते हैं कि जो महिला का शरीर है वो अलग तरीके से बना है, जो पुरुष का जो शरीर है वो अलग तरीके से बना है। अब चूंकि महिला का जो शरीर है वो बच्चे पैदा करने के लिए बना है, इसलिए मुख्य रूप से उसको बच्चे पैदा करने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से कार्य करना चाहिए और पुरुष को काम करने पे ज़्यादा बल देना चाहिए। तो अगर इस तरीके का हम पीरियड लीव के बारे में बात करेंगे तो ये बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म को बढ़ाएगा, जिसमें बायोलॉजी जो है लोगों के कार्य को तय कर रही है, इसको बढ़ावा मिलेगा और यह जो है महिलाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तो एक तो जेंडरिंग ऑफ द वर्क प्लेस, यह तर्क दिया जाता है विरोध में। दूसरा बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म का तर्क दिया जाता है, जिसमें शरीर जो है लोगों के कार्य को तय नहीं करना चाहिए, व्यक्ति क्या करना चाहता है इस बात पे जो है कार्य तय होना चाहिए। यह जो पूरा जो तर्क है ये बायोलॉजी को या शरीर क्रिया विज्ञान को महिला के खिलाफ इस्तेमाल करने का एक तर्क है, जिससे समान कार्य अवसर कम हो जाते हैं। ठीक है, इसी के तहत एक और महत्वपूर्ण विवाद है जिसे कहा जाता है नेचर वर्सेस नर्चर विवाद। ठीक है, नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर मतलब हो गया प्रकृति और नर्चर मतलब हो गया पालन पोषण। तो नेचर वर्सेस नर्चर विवाद में ये कहा जाता है कि क्या प्रकृति महत्वपूर्ण है या फिर वातावरण महत्वपूर्ण है। जो प्रकृति महत्वपूर्ण की बात करते हैं वो ये कहते हैं कि मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुसार काम करना चाहिए, जिसमें महिला की शरीर की जो प्रकृति है उसे उसके अनुसार काम करे और जो पुरुष के शरीर की प्रकृति है उसके अनुसार वो काम करे। वहीं दूसरी ओर जो नर्चर यानी जो पालन पोषण वाले जो तर्क हैं, पालन पोषण वाले ये तर्क देते हैं कि जो मनुष्य का जो पालन पोषण होता है, मनुष्य को जो वातावरण मिलता है वो जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसमें व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य ना करके व्यक्ति की कार्य और जो जिम्मेदारियां हैं वो उसकी बायोलॉजी के आधार पर तय ना होके उसके वातावरण से तय होनी चाहिए, जिसमें व्यक्ति क्या करना चाहता है उस पर ज़्यादा बल देना चाहिए, ना कि उसका नेचर क्या है। ठीक है, अब अगर हम बायोलॉजी को महिला के साथ जोड़ देंगे तो इससे महिलाओं के दूसरे क्षेत्रों में अवसर बंद हो जाएंगे, जैसे कि सेना में महिलाओं को लगाया जाना। क्यों? क्योंकि जो सेना में जो महिलाएं लगाए जाने का जो तर्क है उसके पीछे नकारात्मक तर्क यही दिया जाता है कि महिलाएं जो हैं शारीरिक रूप से भावनात्मक होती हैं, महिलाएं जो हैं शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं और उनका जो शरीर की फिजियोलॉजी है वो सेना में काम करने लायक नहीं है। तो इनके विपक्ष में लोगों का यही तर्क है कि अगर इस तरीके के लीव्स को दिया जाएगा तो ये बायोलॉजी को जो है महिला के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और इससे बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, जेंडरिंग ऑफ द वर्क प्लेस, नेचर बनाम नर्चर विवाद में नेचर को ज़्यादा महत्व मिलेगा। ठीक है, यही कारण है कि हमें जो ये जो तर्क हैं इसमें जो सामाजिक बाध्यताएं हैं, जो सोशल कंस्ट्रेंट्स हैं जो समाज द्वारा लगाए गए हैं, और इसमें जो बायोलॉजिकल एसेंशियलिज्म है। ठीक है, बायोलॉजिकल एसेंशियलिज्म क्या होता है? तो यह भी एक तरीके का बायोलॉजिकल एसेंशियलिज्म जो है यह भी एक तरीके का एसेंशियलिज्म। ठीक है, बायोलॉजिकल एसेंशियलिज्म क्या है? यह भी एक तरीके का नेचर बनाम नर्चर विवाद का हिस्सा है। ठीक है, जिसमें ये माना जाता है कि जो शरीर है, ठीक है, या मनुष्य की जो गतिविधियां हैं वो व्यक्ति के जीन्स से, ठीक है, व्यक्ति के जो जीन्स होते हैं या व्यक्ति की जो बायोलॉजी होती है उससे ही तय हो जाते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल एसेंशियलिज्म क्या है? ये भी एक तरीके का नेचर वर्सेस नर्चर विवाद है, जिसमें माना जाता है कि जो व्यक्ति के जो जीन्स होते हैं या व्यक्ति की जो बायोलॉजी होती है वो व्यक्ति के कार्य को तय कर देती है। ठीक है, और इसी के अनुसार व्यक्ति को काम करना चाहिए। तो अगर इस तरीके की बातों को हम आगे बढ़ाएंगे तो सामाजिक बाध्यताएं और बायोलॉजिकल एसेंशियलिज्म जैसी बातें कभी भी समाप्त नहीं होंगी, जो कार्यस्थल को कभी भी समावेशी नहीं बना सकेंगी। तो कहने की बात क्या हुई? तो कहने की बात ये हुई कि हमें मुख्य रूप से पीरियड लीव्स की तो बात करनी ही चाहिए।
ठीक है, और इसको एक विकल्प बनाना चाहिए। लेकिन विकल्प के साथ ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो कार्यस्थल हैं, जो वर्किंग प्लेस हैं, उनको और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाएं। हम जो जो कार्य असाइन किए जाते हैं उसको और ज़्यादा संवेदनशील बनाएं। तो कहने की बात क्या है कि हमें जो है पीरियड लीव्स के संदर्भ में या इसी प्रकार से मैटरनिटी लीव के संदर्भ में एक नवीन दृष्टिकोण को अपनाने की ज़रूरत है। ठीक है, नवीन दृष्टिकोण को बनाने की ज़रूरत है जिसमें पीरियड लीव पर से या पीरियड लीव्स या मैटरनिटी लीव गलत है अथवा सही है, इस विवाद के चक्कर में ना पड़ के हमें जो वर्क स्टेशंस हैं, जो वर्क प्लेसेस हैं, उनको ज़्यादा समावेशी बनाना चाहिए, कार्य को ज़्यादा संवेदनशील बनाने की ज़रूरत है। इसमें हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो मानव शरीर है वो बहुत ज़्यादा विविध है और जो हमारा जो समाज है वो भी बहुत ज़्यादा विविध है, और इसी हिसाब से जो है कार्यस्थल को विविध बनाने की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे पीरियड लीव्स हो चाहे मैटरनिटी लीव हो, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके स्थान पर कार्यस्थल जो है वो ज़्यादा समावेशी होना चाहिए, कार्यस्थल जो है वो ज़्यादा विविध होना चाहिए, ताकि जो समाज में जो अलग अलग शरीर विद्यमान है, ताकि जो समाज में जो अलग अलग विविधता विद्यमान है उनको समायोजित किया जा सके कार्यस्थल में। ठीक है, इसमें वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच यानी सबके लिए एक समान दृष्टिकोण सही नहीं है। इसके तहत हमें जो डेडलाइंस दी जाती हैं कि इसमें जो है 8 बजे तक काम पूरा कर देना है, 10 बजे तक काम पूरा कर देना है, या फिर 8 घंटे लगातार बैठ के काम करना है, इस तरीके के जो कार्य घंटे हैं उसमें स्वायत्ता दिए जाने की ज़रूरत है। साथ ही महिलाओं की आवश्यकताओं को समझते हुए उनको सैनिटरी पैड्स और पृथक बाथरूम दिए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी अनुपलब्धता जो है बड़ी संख्या में भारतीय लड़कियों को स्कूल छोड़ने पर विवश कर देती हैं, और यूएन आदि के अनुसार ये आंकड़ा 20% तक है। ठीक है, इसके अलावा पीरियड से संबंधित जो भ्रांति हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है, और इसमें जो धार्मिक भेदभाव होते हैं उसको भी दूर करने की ज़रूरत है। तो कहने की बात क्या हुई कि हमें जो है मुख्य रूप से जो समावेशिता है, संवेदनशीलता है, उसको महत्वपूर्ण ढंग से समझने की ज़रूरत है, और इसमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से जो लाभ कमाने की जो हमारी इच्छा है, जो पूंजीवाद का जो प्रभाव है, वो किस प्रकार से जो मानव का जो विभेद है, जो मानव में जो विविधता है, उसको कम करता जा रहा है या उसमें असंवेदनशील होता जा रहा है। ठीक है, असंवेदनशील के तहत क्या होता है कि हम जो है प्रत्येक कार्य को पूंजी से जोड़ते हैं, जिसमें कार्य के घंटे बढ़ाने पर बल देते हैं, व्यक्ति के सोने पे नियंत्रण रखते हैं, व्यक्ति के बाथरूम ब्रेक, स्पोर्ट ब्रेक को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो है पूरे वर्क प्लेस को विविध बनाने के साथ जो छुट्टी वगैरह ली जाती हैं उनको भी लैंगिकता के स्थान पे न्यूट्रल बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि जब हम केवल मैटरनिटी लीव की बात करते हैं तो केवल मैटरनिटी लीव नहीं होनी चाहिए, फैमिली लीव भी दी जानी चाहिए, जिसमें माता के साथ पिता को भी लीव मिलनी चाहिए ताकि घरों में लैंगिक समता बन सके। ठीक है, इसके चलते जो है हमें बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग होती हैं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो विकलांग हो। ठीक है, जैसे कि विकलांग वाले व्यक्ति को जो है हम कार्य दशाओं को और ज़्यादा समावेशी बनाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा जो है हम एक्सेसिबल बनाने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से जो कार्यस्थल है उसमें इक्वालिटी और डिग्निटी लाने की ज़रूरत है, ताकि विविध शरीर की आवश्यकताओं को समझ के कार्यस्थल को समावेशी बना सके और सामाजिक विभेदों को भी उसी के अनुसार दूर किया जा सके। ठीक है, तो ये जो पूरा पीरियड लीव्स या मैटरनिटी लीव की जो पूरी डिबेट है उसमें किस प्रकार से कार्यस्थल को हम पीछे छोड़ देते हैं, ठीक है, हम किस तरीके से समावेशिता के क्वेश्चन को पीछे छोड़ देते हैं, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है और इस पे भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही जो है मूल कारक हैं जो किसी महिला को या जो किसी अन्य शरीर को जो है कार्यस्थल से दूर कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है पूरी डिबेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल कर लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और सोशल जस्टिस से है। ठीक है, अब यह वाला जो आर्टिकल है उसका संबंध अभी हाल में ही मध्य प्रदेश के सीएम जो हैं शिवराज सिंह
शिवराज सिंह चौहान उनके द्वारा की गई एक घोषणा से है, जिसमें उन्होंने ये घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में अब जो सरकारी नौकरी निकलेंगी, उन सरकारी नौकरी में जो वहाँ के जो स्थानीय युवा होंगे, ठीक है, जो लोकल यूथ होगा, उसको जो है ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। तो एक बार फिर से जो है स्थानीयता को बल दिए जाने की जो पूरा मुद्दा है, या फिर क्षेत्रवादिता को बल दिए जाने की जो पूरी जो बहस है, वो फिर से ओपन में आ गई है, जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जो पूरा जो एडिटोरियल है वो इसी की बात करता है, जिसको हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, संदर्भ मैंने आपको बता दिया क्या है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा अपने ही राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की घोषणा की गई है, जिसमें दो सिद्धांत, दो जो प्रिंसिपल्स हैं वो फिर से महत्वपूर्ण हो गए हैं। एक को कहा जाता है सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन, सन ऑफ सॉइल या भूमि पुत्र सिद्धांत, दूसरे को कहते हैं क्षेत्रवाद। ठीक है, भूमि पुत्र सिद्धांत क्या होता है? तो भूमि पुत्र सिद्धांत असम जैसे क्षेत्रों में काफ़ी लंबे समय से देखा गया, जिसमें मुख्य रूप से जो असम समझौते से पहले, जो 1985 के असम समझौते से पहले जो पूरा जो विदेशियों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था या धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें भूमिपुत्र सिद्धांत को काफ़ी वरीयता मिली, जिसके तहत ये माना जाता है कि किसी क्षेत्र विशेष के जो लोग हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी देश क्षेत्र के रहने वाले हों, वो जो है वहाँ के मूल निवासी होते हैं। ठीक है, और उन मूल निवासियों को जो है पहले वरीयता मिलनी चाहिए, चाहे वो सरकारी सुविधाओं के मामले में हो, चाहे वो संसाधनों के मामले में हो, चाहे वो नौकरियों के मामले में हो। तो सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन या भूमिपुत्र सिद्धांत क्या कहता है कि जो भूमि के जो वास्तविक पुत्र हैं, ठीक है, यानी जो वहाँ के मूल निवासी हैं, किसी क्षेत्र विशेष के, प्रदेश विशेष के मूल निवासी, उनका जो है वहाँ के संसाधनों पे पहला अधिकार है, और ये जो है उनको मिलना ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्षेत्रवाद क्या होता है? तो क्षेत्रवाद एकदम सिंपल से आप समझ सकते हैं। नकारात्मक रूप में जो क्षेत्रवाद है वो इस बात को पे निर्भर है कि किसी क्षेत्र के जो निवासी हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और उनके हितों के लिए जो है हम दूसरे हित भी छोड़ सकते हैं। तो क्षेत्र के हिसाब से किसी दूसरे क्षेत्र को महत्व ना देके अपने ही क्षेत्र के लोगों को महत्व देना, या इसके लिए राष्ट्र के महत्व को भी जो है पीछे कर देना, वो क्षेत्रवाद कहलाता है। तो जो इस तरीके की जो घोषणा की गई है वो एक तो भूमिपुत्र सिद्धांत की नकारात्मकता को बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर जो रीजनलिज्म है, क्षेत्रवादिता है, उसको भी जो है बढ़ा रहा है। और पहले जो है वो क्षेत्रीय दलों द्वारा देखा जा रहा था, जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना आदि के द्वारा, अब ये राष्ट्रीय दलों द्वारा भी इस तरीके से घोषणा की जाने वाली लगी है, जिसमें कांग्रेस ने भी इस तरीके की घोषणा की थी पिछली बार, और अब जो है बीजेपी ने इस तरीके की घोषणा की है। ठीक है, तो कई राज्यों में, कई क्षेत्रों में इस तरीके की जो है घोषणाएं देखने को मिली हैं, जिसमें कांग्रेस ने जो है एमपी में इस तरीके की घोषणा की थी कमलनाथ सरकार के दौरान। महाराष्ट्र में शिवसेना लगातार ये बात कह रही है कि जो महाराष्ट्र का जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें मराठी लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना ने भी समय समय पर इस तरीके की बातें कही हैं। ठीक है, अब ये जो है इसके पीछे पूरा एक तर्क क्या दिया जाता है, पूरा एक नकारात्मक बात क्या कही जाती है, वो ये कही जाती है कि जो बाहरी जो लोग हैं, ठीक है, जो किसी एरिया में आ रहे हैं, चाहे मान लीजिए महाराष्ट्र से आ रहे हों, चाहे वो एमपी से आ रहे हों, जो बाहरी जो लोग हैं वही जो है संसाधनों का, उस राज्य के संसाधनों का सबसे ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, और दोहन के माध्यम से वो उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो बाहरी लोग जो है संसाधन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं, और ये एक तरीके से क्षेत्रीय लोगों को, जो वहाँ के भूमिपुत्र हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको बाहर रखने का एक षड्यंत्र है, जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये पूरा संसाधनों पे दृष्टिकोण का एक पूरा एक दृष्टिकोण है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इस तरीके की जब भी घोषणाएं की जाती हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी नकारात्मक बातें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नकारात्मक पक्ष हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि चाहे वो क्षेत्रवादिता हो, चाहे वो सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन हो, ये दोनों ही जो संदर्भ हैं ये नेशनल इंटीग्रेशन में बाधा रखते हैं, जिसमें राष्ट्र के भीतर जो है
राष्ट्र के भीतर महाराष्ट्र, इस तरीके की जो संकल्पना है उसको जो है नकारात्मक रूप से देखा जाता है। ठीक है। नेशन के भीतर सुपरा नेशन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेशन के भीतर सुपरा नेशन। ठीक है, नेशन के भीतर सुपर नेशन। तो इस तरीके की जो क्षेत्रवादिता है वो राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न कर देती है। ठीक है। अब स्वयं जो है संविधान जो है भारत में विविधता को ध्यान में रखते हुए, भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए इस तरीके की कुछ बाध्यताएं करता है, इस तरीके की कुछ बातें लागू करता है, जिसमें अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि अगर संसद चाहे तो किसी राज्य में नौकरी के संदर्भ में, नौकरी आदि के संदर्भ में डोमिसाइल रिक्वायरमेंट को जरूरी बना सकती है। ठीक है। या फिर किसी क्षेत्रीय भाषा के ज्ञान को जरूरी बना सकती है, या फिर किसी टेक्निकल नौकरी आदि के संदर्भ में वो कुछ मानक निर्धारण कर सकती है। कहने के मतलब क्या हुआ कि अगर संसद चाहे तो इस तरीके का प्रावधान कर सकती है, अगर राज्य सरकार ऐसा कर रहा है तो वो सही नहीं है। तो कहने के मतलब क्या हुआ कि राज्य ने, जो हमारा जो स्टेट है, उसने, देश जो है, उसने संविधान के तहत इस तरीके की क्षेत्रीय विशेषताओं को ध्यान में रखने पर बल दिया है, जिसमें कुछ राज्यों में नौकरी के संदर्भ में क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, इसको जो है केंद्र सरकार या संसद जो है कानून बना के कर सकती है। इसके तहत जो है जनजातीय क्षेत्र में लोगों के आवागमन पर युक्तियुक्त निर्बंधन आदि भी लगाए गए हैं अनुच्छेद 19 के तहत। लेकिन ये सारे के सारे जो प्रावधान हैं वो राज्य सरकारों को इस तरीके की अनुमति नहीं देती है, और ये इस तरीके के जो कानून हैं वो नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। यही कारण है कि इस तरीके की घोषणाओं को लागू करने के संदर्भ में जब बात आती है तो इसको अधिक राज्यों द्वारा लागू नहीं किया गया है, घोषणा जरूर हो गई है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो राज्य हैं वो जानते हैं कि अगर इस बात को लागू करेंगे तो मामला जो है कोर्ट में जाएगा, और अगर मामला कोर्ट में गया तो जो इनका पूरा जो तर्क है वो काट दिया जाएगा। यही कारण है कि भूमिपुत्र सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन या क्षेत्रवादिता के संदर्भ में जो है राजनीति ज़्यादा देखने को मिलती है, और इस राजनीति को समझने की कोशिश करनी है। इसके अलावा जो मूल जो प्रश्न है, ठीक है, मूल जो प्रश्न है कि इस तरीके की मांगे क्यों उठती हैं या इस तरीके की घोषणाओं के माध्यम से क्यों राजनीति की जाती है, इसके समझने की ज़रूरत है, ताकि मूल प्रश्नों के निवारण के माध्यम से जो है हम समस्या का समाधान कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले तो ज़रूरत यह है कि अगर इस तरीके की कोई घोषणा की जा रही है तो संवैधानिक मार्ग से होनी चाहिए, विधिक माध्यमों के माध्यम से, तार्किक रूप से होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें लॉजिक वगैरह पूरा बताने की ज़रूरत है, और इस तरीके से क्यों कहा गया उसको बताने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा जो है हमें पूरे मामले को राजनीतिकरण करने का, पॉलिटिसाइजेशन करने से, या फिर क्षेत्रीय भावनाओं को बढ़ावा देने की बजाय जो रोजगार सृजन है, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है, उसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके कौशल विकास की आवश्यकता ज़्यादा है बजाय कि राजनीतिकरण के। ठीक है, इसमें राजनीतिकरण के उदाहरण को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि गुजरात सरकार द्वारा जो है घोषणा अभी कुछ साल पहले की गई कि वो जो है प्राइवेट सेक्टर में 85% जो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, यानी 18 निजी क्षेत्र में 85% जो कोटा है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा, वहाँ के लोकल्स को दिया जाएगा। लेकिन जब फैक्ट फाइंड किया गया, जब तथ्य निकाले गए, तो देखा गया कि 2017 में ही 92% जो लोकल हैं वो पहले से ही प्राइवेट नौकरियों में थे। तो कहने की बात क्या है कि सरकारों को पता भी नहीं था कि कितने परसेंट जो लोग हैं वो बाहर से आए हुए हैं, कितने परसेंट जो लोग हैं वो यहीं के रहने वाले हैं, बावजूद इसके जो है इस तरीके की घोषणा की गई। तो मूल जो इसका कारण है वो ये है कि भारत में जो बेरोजगारी का संकट है वो काफ़ी जटिल हो चुका है। इसको जो है निवारित किए जाने की ज़रूरत है ज़्यादा रोजगारों के माध्यम से। साथ ही जो है किसी भी राज्य में निवेश को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बेहतर माहौल बनाने की ज़रूरत है, जिसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी महत्वपूर्ण माध्यम है। ठीक है, इसके अलावा देश के कृषि संकट को निवारण करने की ज़रूरत है, ताकि जो कृषि क्षेत्र है उससे युवा निराश होकर इस क्षेत्र से बाहर ना आए। साथ ही साथ
कार्यबल में सभी वर्गों की भागीदारी को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो कॉरपोरेट क्षेत्र आदि होता है उसमें दलित और मुस्लिम्स जो हैं उनकी ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा देश में जो विकास है उसको समावेशी बनाने की ज़रूरत है। विशेष रूप से भारत में गाँव में औद्योगिक विकास की सख्त आवश्यकता है। ठीक है। साथ ही जो औद्योगिकरण है उसमें भ्रष्टाचार में कमी, श्रम कानूनों के बेहतर क्रियान्वयन के साथ एक पारदर्शी प्रतिरूप को अपनाने की ज़रूरत है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास में बेहतर निवेश करने के साथ जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें ज़्यादा श्रम बल लग सकता है उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ठीक है। साथ ही जो जो क्षेत्रीय लोग हैं, ठीक है, वो खुद से जो है अपने रोजगार को क्रिएट कर सकें, खुद से जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकें। इसके लिए उनमें नवाचार को, उद्यमिता को बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे कि महाराष्ट्र में डिक्की नाम का एक संगठन बनाया गया है, दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसके माध्यम से जो दलित उद्यमी हैं उनके लिए प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है अगर कुछ कुछ बेहतर उपाय वगैरह किए जाएं, कुछ बेहतर जो है कारक वगैरह अपनाए जाएं, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण के मॉडल को भी अपनाया जा सकता है। जैसे कि भारत सरकार द्वारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया गया है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो भारत में क्षेत्रवादिता की जो समस्या है उसको रोजगार सृजन के माध्यम से दूर कर सकते हैं और इसमें अधिक राजनीतिकरण करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। चलिए, अब अगला जो समाचार है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और गवर्नेंस से है। ठीक है। ये जो पूरा जो एडिटोरियल है इसकी चर्चा हमने कल भी की थी, जिन्होंने कल का एडिटोरियल ना देखा हो वो देख लें। तो जिसमें बात की गई थी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में, और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट किए जाने की बात कही गई थी। तो ये जो खबर है कल भी हमने कवर की थी, और इसमें जो है क्या क्या चिंताएं हैं, क्या क्या इसमें चुनौतियां हैं, इसमें गौर किया गया है, जिसको हम देखेंगे। ठीक है। राष्ट्रीय रिक्रूटमेंट एजेंसी या राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, इस पे हमने विस्तार से कल के वीडियो में चर्चा की थी। तो जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा हो वो उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो संदर्भ जो है उसको मैं फिर से बता देता हूँ। हमने कल भी इस पर चर्चा की थी कि सरकार ने एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का निर्माण किया है। ठीक है। अब इसके माध्यम से एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट किया जाएगा, ताकि जो रेलवे में होने वाली भर्ती हैं, जो एसएससी में होने वाली भर्ती हैं, और जो आईबीपीएस में होने वाली जो स्क्रीनिंग टेस्ट है या फेज़ 1 का एग्ज़ाम है या पीटी का जो एग्ज़ाम है, उसको अब इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा किया जाएगा। हालांकि ये जो पूरा जो पैटर्न जो सेट किया गया है, जो घोषणा की गई है, इसमें बहुत सारी चिंताएं हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि इसके द्वारा जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा रेलवे की भर्तियां की जाएंगी, लेकिन खुद रेलवे जो है बहुत लंबे समय से पदों में भर्ती के लिए कॉन्ट्रैक्ट के सिस्टम को अपना रहा है। अब वो स्थायी रूप से भर्ती नहीं कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा जो भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र है, जो सरकारी क्षेत्र है, उसमें जो रोजगार अवसर हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं, और विशेषकर जिस प्रकार से पीएसयूज को बेचा जा रहा है, जिस प्रकार से बैंकों का जो है निजीकरण वगैरह करने की योजना सामने आ रही है, उसके चलते भविष्य में रोजगार अवसर और कम हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो कैसे काम करेगी, ये किस प्रकार से सरकार से स्वायत्त रहेगी, इसमें किस तरीके का प्रोफेशनलिज्म होगा, और किस तरीके से ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन सकेगी, इसकी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है। इसके अलावा भारत में जिस प्रकार से इस पे हमने पहले ही बात की थी कि औपचारिक कार्यबल के स्थान पे भारत में अनौपचारिकता ज़्यादा बढ़ रही है, जिसमें लगभग 90% जो श्रमिक हैं, ठीक है, वो अनौपचारिक क्षेत्र के तहत आते हैं, जिनको किसी श्रम कानून में जो है कवर नहीं किया जाता, जो किसी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में नहीं आते। ठीक है। इसके चलते होता क्या है कि अगर आप एनआरए वगैरह का निर्माण करेंगे भी तो उससे कितने लोगों की भर्ती कर पाएंगे, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि नई भर्ती आदि की घोषणा कर दी जाती है, लेकिन उसको जो है कई साल तक भरा नहीं जाता। जैसे कि अभी हाल में ही एनटीपीसी के संदर्भ में जो है काफ़ी सारी घोषणाएं की गई, काफ़ी सारी नौकरियों की घोषणा की गई, लेकिन अभी तक जो है एनटीपीसी का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है।
ठीक है। इसके अलावा रेलवे आदि जो है धीरे धीरे अब प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे जो है निजीकरण की ओर जा रहा है और रेलवे द्वारा अपनी बहुत सारी सर्विसेज को, ठीक है, निजी क्षेत्र को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसके चलते नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी पे बहुत ज़्यादा जो है लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मुख्य रूप से जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करने वाली संस्था होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर भागीदारी देखी जाए नौकरियों के क्षेत्र में, विशेषकर रेलवे और डिफेंस सर्विसेज के क्षेत्र में, तो कुल सरकारी नौकरियों में रेलवे और डिफेंस का जो परसेंटेज है वो मात्र 14% ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 86% जो बचा उसमें अधिकांश जो भाग है वो राज्य सरकार की जॉब्स का है और राज्य सरकार की जो जॉब्स हैं वो आज भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार से ग्रस्त हैं, जिसको इस एजेंसी द्वारा निवारित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चूंकि राज्य सरकारों की स्थिति खराब है और भारत की पॉलिटी में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके चलते जब तक राज्य स्तर पर सुधार नहीं होगा तब तक भर्ती के संदर्भ में ज़्यादा बेहतर सुधार नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यही कारण है कि कुछ ऐसे सुझाव हैं जिनको अपनाने की ज़रूरत है, जैसे कि जो भी भर्ती हो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा हो या फिर एनटीए के द्वारा हो या फिर यूपीएससी के द्वारा हो या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हो, वो सब जो भर्ती हैं उनकी व्यापक जनता तक पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, और सुधारों के तहत उनको लाया जाना, लागू करना चाहिए, जिसके तहत जो है उनको पूर्व निर्धारित और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए, उसको व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए और इसमें जो पारदर्शिता है, जो प्रतिस्पर्धा है, वो ओपननेस के आधार पे होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा नौकरियों की भर्ती के संदर्भ में जो डिस्क्रिशन होते हैं, जो विवेक अधिकार होते हैं, जिसमें अधिकारियों के पास निर्णय करने की शक्ति होती है, उसको उन्मूलित करने की ज़रूरत है। ठीक है, साथ ही भर्ती प्रक्रिया में जो देर होती है, ठीक है, 4 से 5 साल कई बार लग जाते हैं, उसको कम करने की ज़रूरत है ताकि पारदर्शिता और एक्सेसिबिलिटी बढ़ सके। ठीक है, किसी भी प्रकार की एजेंसी बनाई जाए, चाहे वो एनआरए हो, चाहे वो एनटीए हो, चाहे वो कोई दूसरी एजेंसी हो, उसमें मुख्य जो बल है, मेन जो स्ट्रेस है वो स्पीड पे देना चाहिए, वो एफिशिएंसी यानी प्रभाविता पे देना चाहिए और सत्यनिष्ठा पे देने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी परीक्षा जो है वो अंतिम रूप से अंतिम परिणाम समय से दे सके और इसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार आदि ना हो। ठीक है, तो ये पूरा जो है एनआरए से रिलेटेड जो फैक्ट है और पूरा जो एनालिसिस है उसको आप कल का वीडियो देख के और आज के वीडियो को मिला के जो है समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला समाचार देख लेते हैं। अगली जो हमारी खबर है वो पेज नंबर 1 से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। ठीक है, ये जो पूरा जो मामला है इस पर हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं और इसका संबंध अवमानना के मामले से है, जिसमें प्रशांत भूषण को न्यायपालिका की अवमानना का दोषी माना गया था 14 अगस्त को और इनको जो है 20 अगस्त को सज़ा सुनाई जाने वाली थी। लेकिन प्रशांत भूषण ने जो है कहा कि हम जो है एक रिव्यू पिटीशन डालेंगे, पुनर्विचार याचिका डालेंगे और इसके जवाब में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रशांत भूषण माफ़ी मांगने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है, तो वो जो है मामले को छोड़ सकते हैं। अब इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अपने जो उन्होंने वक्तव्य दिया है उसको पुनर्विचार करने के लिए समय दिया है। ठीक है, 3 से 4 दिन का उनको समय दिया गया है, उसके बाद जो है फैसला सुनाया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है सरकार की तरफ से भी ये तर्क दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भले ही उनको दोषी साबित कर दिया गया हो, लेकिन चूंकि प्रशांत भूषण द्वारा जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें काफ़ी अच्छे काम किए गए हैं, इसलिए उनको सज़ा सुनाए जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साथ ही इस बात पे भी बल दिया गया है कि जो प्रशांत भूषण हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लंबे समय तक वकील रहे हैं, इसके चलते जो वकीलों का जो कम्युनिटी है और जो बेंचों की जो कम्युनिटी यानी जज जो हैं और वकील जो हैं उनके बीच एक हार्मनी बने रहने की ज़रूरत है, उनके बीच एक सद्भावना बनी रहने की ज़रूरत है। इसी के चलते प्रशांत भूषण को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, अब इस संदर्भ में न्यायालय ने यही कहा है कि जो उन्होंने जो याचिका दी या फिर जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उस पर अगर वो पुनर्विचार करें और लिखित में अगर वो माफ़ी मांगने को तैयार हों तो उनकी सज़ा जो है
पुनर्विचारित भी की जा सकती है। अब इसी के चलते जो है उनको 3 से 4 दिन का समय दिया गया है और अब ये देखने वाली बात होगी कि भविष्य में किस तरीके की चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये जो है ये न्यूज़, इसके लिए हमें अभी कुछ दिन और वेट करना होगा ताकि अंतिम रूप से जो फैसला हो उसको लेकर हम प्रॉपर एनालिसिस कर सकें। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो पेज नंबर 14 से लिया गया है और जीएस पेपर 2 में आईआर से इसका संबंध है। ठीक है, इसका संबंध जो है श्रीलंका से है और श्रीलंका में हुआ क्या, तो 5 अगस्त को जो है श्रीलंका में संसदीय चुनाव हुए थे, जिसके चलते जो राजपक्षे की जो पूरी पार्टी है, राजपक्षे की जो पार्टी है वो जीत गई है और इसके द्वारा अब जो है नया संविधान बनाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। ठीक है, तो संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि श्रीलंका द्वारा जो है नवीन संविधान बनाए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें 5 अगस्त को जो संसदीय चुनाव हुए थे उसके बाद से राजपक्षे जो फैमिली है उसका प्रभाव लगातार बढ़ा है। ठीक है, इसके चलते हुआ क्या कि जो संसदीय चुनाव के परिणाम आए उसमें जो सत्ताधारी दल है राजपक्षे की जो पार्टी है एसएलपीपी, श्रीलंका पीपल्स पार्टी, उसको 2/3 बहुमत मिला। अब हुआ क्या है कि पीएम का पद और राष्ट्रपति का पद, प्रेसिडेंट का पद, वो दोनों ही जो है राजपक्षे फैमिली में आ गए हैं, जिसमें राष्ट्रपति जो हैं वो गोटबाया राजपक्षे हैं, जबकि गोटबाया राजपक्षे के बड़े भाई महिंदा राजपक्षे अब प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसके अलावा जो विपक्षी दल है वो जो है अब ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, जिसमें जो यूनाइटेड नेशन पार्टी थी जिसकी 2015 में जो है सरकार थी, मैत्रीपाला श्रीसेना और विक्रमासिंघे की जो सरकार थी, मैत्रीपाला श्रीसेना और रानिल विक्रमासिंघे की जो संयुक्त सरकार थी, उसका पतन हो गया और ये जो है बुरी तरीके से हारे हैं। ठीक है, इसके तहत जो है अब ये जो है पार्टी मात्र 1 सीट तक सीमित रह गई है और यूएनपी से ही कुछ समय पहले अलग हुआ एक दूसरा दल, साजिद प्रेमदासा का दल एसजेपी, वो जो है दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरा है या मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरा है। ठीक है, तो श्रीलंका में क्या स्थिति हुई है, तो एक तो यह है कि श्रीलंका पीपल्स पार्टी ये मेन दल है, दूसरा जो 2 विपक्षी दल थे जिसमें पहला जो विपक्षी दल था या पहले जिसकी सरकार थी यूएनपी, अब ये डाउन हो गया है, मात्र 1 पे आ गया है और इसी से जो निकल के आया दूसरा दल एसजेबी, वो जो है अब मुख्य विपक्षी दल हो गया है। ठीक है, तो अगले 4 से 5 साल तक इसको याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अब ये जो श्रीलंका पीपल्स पार्टी बनी है, अब ये चाह रही है कि जो श्रीलंका में 2015 के टाइम में जो सुधार हुए थे अब उनको पलट दिया जाए। तो 2015 के जो यूएनपी का जो काल था, यूनाइटेड नेशंस पार्टी का जो काल था, उसमें एक संशोधन किया गया था जिसे कहते हैं 19th अमेंडमेंट, 19वां संशोधन। अब ये जो 19वां संशोधन है इसमें राष्ट्रपति की जो शक्तियां थी उनको काफ़ी कम कर दिया गया था, जिसके तहत ये कहा गया कि वो 2 बार से जो है ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते। साथ ही संसद को ज़्यादा मजबूत बनाया गया और स्वतंत्र संस्थाओं को भी ज़्यादा मजबूत बनाया गया था। तो ये जो पूरी जो प्रोसेस है इसको पलटने की तैयारी है, जिसमें 19th जो अमेंडमेंट है उसको हटा के नया संविधान लाया जाएगा और इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं उनकी शक्ति को बढ़ाया जाने वाला है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 10 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसका जो संबंध है वो भारत बांग्लादेश से है, जिसमें भारत और बांग्लादेश जो हैं दोनों मिलकर सहयोग को बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, यानी विविध जो भारत बांग्लादेश के बीच जो विविध परियोजनाएं चल रही हैं उनकी निगरानी के लिए एक मैकेनिज्म बनाने पे सहमत हो गए हैं। ठीक है, ताकि जो दोनों के सहयोग से जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको मॉनिटर किया जा सके, इसके लिए एक नया मैकेनिज्म बनाया जाने वाला है। ठीक है, अभी जो नया मैकेनिज्म बनाया जाने वाला है यह इस बात पे ध्यान देगा कि जो भारत बांग्लादेश जो बॉर्डर पे जो समस्याएं देखी जा रही हैं, जिसमें तस्करी आदि के चलते जो भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे जो है हत्याएं होती रहती हैं, उसको रोका जा सके। साथ ही जो कोविड-19 के खिलाफ जो सहयोग की भावना बढ़ रही है, उस सहयोग की भावना को भारत बांग्लादेश क्षेत्र में भी विस्तारित किया जा सके। तो एक तो काम करेंगे ये
दोनों के बीच जो सीमा संबंधी जो तस्करी बढ़ रही है उसको रोका जा सके, कोविड-19 के खिलाफ जो है समझौता किया जा सके। साथ ही दोनों देशों द्वारा कई दूसरे प्रोजेक्ट पे भी काम किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारी रेलवे लाइंस महत्वपूर्ण है, जैसे कि रामपाल मैत्री पावर प्लांट, एक पावर प्लांट बनाने की योजना है, रामपाल मैत्री पावर प्लांट। इसके अलावा जो है भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, एक पाइपलाइन बनाने की परियोजना है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश में पूर्वोत्तर को जो है बांग्लादेश से जोड़ने की ज़रूरत है, योजना है, जिसको पूरा करने के लिए मैकेनिज्म बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि इसको इसको याद रखिएगा, अखौरा अखौरा अगरतला रेलवे लाइन, चिलाहाटी हल्दीबारी रेलवे लाइन और खुलना मोंगला रेलवे लाइन। जो रेलवे लाइन है, अखौरा अगरतला रेलवे लाइन, चिलाहाटी हल्दीबारी रेलवे लाइन और खुलना मोंगला रेलवे लाइन, इनको 2021 तक पूरा किया जाना है। और ये सारी जितनी जो परियोजनाएं हैं ये बेहतर ढंग से कार्यान्वित हो सकें, इसके लिए भारत और बांग्लादेश एक नया मैकेनिज्म, एक नया सहयोग तंत्र बनाने पे सहमत हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारी खबर है। अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्वच्छ सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वच्छ सर्वेक्षण साफ सफाई, हाइजीन, स्वच्छता या आरोग्यता व सैनिटेशन, स्वास्थ्य रक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित एक वार्षिक सर्वे है जो पूरे भारत में विभिन्न शहरों और टाउन्स में किया जाता है। इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया है और 2017 में पहला सर्वेक्षण किया गया था। तो इसमें जो है पहला और दूसरा कथन गलत है, पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है, क्योंकि जो स्वच्छता सर्वेक्षण है वो 2016 में प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। अब ये खबर हमने क्यों ली है, तो आज जो है पेज नंबर 13 पे एक खबर आई है जिसमें जो 2020 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण है उसके रिजल्ट आ गए हैं और इसमें इंदौर जो है लगातार चौथे साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन के उभरा है। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रमुख बातें देख लेते हैं जो पूछी जा सकती हैं। तो लगातार चौथे साल देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना है और 4000 से ज़्यादा शहर और टाउन्स में जो है सर्वेक्षण किया गया था। ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 है ये दुनिया का सबसे बड़ा सैनिटेशन सर्वे है, स्वच्छता को लेकर किया जाने वाला सबसे बड़ा सर्वे है, जिसमें 1,80,00,000 से ज़्यादा नागरिकों ने अपने फीडबैक दिए। ठीक है, अब अगर जनसंख्या के आधार पर शहरों को देखें तो 1,00,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इंदौर पहले स्थान पे है। इसके बाद सूरत, नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूर, विजयवाड़ा, अहमदाबाद, नई दिल्ली आदि शामिल हैं। अगर 1,00,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में देखा जाए तो कराद जो शहर है वो महत्वपूर्ण है, जो महाराष्ट्र में है। इसके अलावा अगर 100 से ज़्यादा शहर वाले या 100 से ज़्यादा ULBs अर्बन लोकल बॉडीज़ वाले राज्यों को देखा जाए तो उसमें छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे है और अगर 100 से कम शहर या ULBs को देखें तो उसमें झारखंड का पहला स्थान है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं 100 से ज़्यादा ULBs में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे है, फिर महाराष्ट्र, MP, गुजरात का स्थान है, 100 से कम ULBs में झारखंड आदि का स्थान है। ठीक है, इसके अलावा जो है इस बार के सर्वेक्षण में गंगा शहरों का भी सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें बनारस सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में उभरा है। इसके अलावा कैंट शहरों की बात की जाए तो जालंधर सबसे स्वच्छ है, जबकि राजधानी शहरों में नई दिल्ली का स्थान है। ठीक है, अब ये जो स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू हुआ है, इसने नागरिकों पे काफ़ी बेहतर प्रभावों को डाला है, जिससे न केवल रोजगार अवसर बढ़े हैं बल्कि व्यक्तियों का जीवन और व्यवहार भी परिवर्तित हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो वेस्ट जो प्रोसेसिंग होती है, जो कचरा जो प्रबंधन होता है, ठीक है, कचरा प्रबंधन या कचरा निपटान भी कह सकते हैं, कचरा जो प्रबंधन है वो जो है 18% से बढ़ के 66% हो गया है। 2016 में जब इसको प्रारंभ किया गया था तब मात्र 73 शहरों में सर्वेक्षण किया गया था और 2020 में जब इसको किया गया तो इसमें 4,242 शहर, 62 कैंट शहर और 97 गंगा शहरों को शामिल किया गया है। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन
2.0 को भी जारी किया जाने वाला है, जिसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि अब शहरों को पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त बनाया जाए। साथ ही जो गाद जो होती है, जो गंदगी जो होती है, उसके प्रबंधन के लिए 100% स्लज मैनेजमेंट और खुले में कचरे के डालने से पूर्ण मुक्ति करने के लिए जीरो डंपिंग के लक्ष्य को सामने रखा गया है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं स्वच्छ सर्वेक्षण से संबंधित जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत श्रीलंका संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने श्रीलंका के साथ नागरिक क्षेत्र में परमाणु समझौता 2015 में किया था। श्रीलंका संविधान के 13वें संशोधन 13A का संबंध श्रीलंका में प्रांतीय काउंसिल के निर्माण से है। इस संशोधन के द्वारा सिन्हाला और तमिल दोनों भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो ये तीनों के तीनों जो कथन हैं वो एकदम सही हैं और भारत श्रीलंका संबंध हाल में काफ़ी चर्चा में है, उस दृष्टिकोण से ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब अभी जो हमने खबर के बारे में बात कही थी उसमें हमने ये कहा था कि किस तरीके से जो है आगे ये संशोधन हो सकते हैं। ठीक है, 19वां संशोधन को हटाया जा रहा है। इसी प्रकार से 13वें संशोधन में भी संशोधन किया जा सकता है, जिसके माध्यम से जो ऑटोनॉमी देने की बात की गई थी हो सकता है उसको पूर्ण रूप से लागू ना किया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करें। इस अधिनियम के द्वारा कार्यरत माताओं के संदर्भ में सवैतनिक मातृत्व अवकाश की अवधि को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया है। ऐसी महिलाएं जिनके 2 जीवित बच्चे पहले से हैं वे केवल 12 हफ्तों के मातृत्व अवकाश की पात्र होंगी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बच्चा गोद लेने वाली माताएं भी बच्चा गोद लिए जाने की तिथि से 12 हफ्तों के मातृत्व अवकाश की पात्र होंगी। 50 या 50 से अधिक एम्प्लॉयर्स या कर्मियों की संस्थाओं के लिए क्रेच सुविधा दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। तो चारों के चारों जो कथन है इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों कथन ही हैं, सही हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ और प्रावधान देख लेते हैं। तो मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के द्वारा 1961 के अधिनियम में संशोधन किया गया है, जो 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली सभी संस्थाओं पर लागू है। इसके अनुसार प्रत्येक महिला को अब 12 हफ्ते की बजाय 26 हफ्ते का जो है मैटरनिटी लीव मिलेगा और यह जो मैटरनिटी लीव है वो डिलीवरी की डेट से 8 सप्ताह पूर्व से लिया जा सकता है। ठीक है, पहले कितना था, 6 था। ऐसे मामले जिसमें किसी महिला के 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं उसके लिए पुराना बेनिफिट ही रहेगा 12 हफ्ते का और डिलीवरी डेट से वो 6 हफ्ते पहले ले सकती हैं। इसमें नया प्रोविजन ये किया गया है कि गोद लेने वाली जो माताएं हैं, दत्तक माताएं और जो कमीशन जो माताएं हैं वो भी 12 हफ्ते का मातृत्व अवकाश ले सकती हैं। ठीक है, जिसमें महिला अगर कानूनी तौर पर किसी 3 माह से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है तो उनको 12 हफ्ते का मातृत्व अवकाश मिलने का प्रावधान है। ठीक है, कमीशन्ड माँ क्या होती हैं, तो सरोगेसी के माध्यम से बच्चे को जन्म देने वाली माताएं कमीशन माँ कहलाती हैं। जो बायोलॉजिकल माँ होती हैं जो भ्रूण बनाने के लिए अपने अंडे का प्रयोग करती हैं और उसे किसी दूसरी महिला में प्रत्यारोपित करती हैं। ठीक है, उनको भी जो है 12 हफ्ते का विकल्प दिया गया है। साथ ही अगर कंपनी चाहे तो उन महिला को घर से काम करने का विकल्प भी दे सकती है। साथ ही 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली संस्था द्वारा एक निर्धारित दूरी के भीतर क्रेच की सुविधा प्रदान करना आवश्यक बनाया गया है। साथ ही मातृत्व अवकाश के अधिकार के बारे में महिला अधिकारियों को सूचित किया जाए, यह भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार विवाह करने के अधिकार की रक्षा करता है तथा उसे मान्यता देता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 21 और 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हादिया मामले में इसको निर्धारित किया गया था। अनुच्छेद 21 जो है जीवन के अधिकार से संबंधित है, राइट टू लाइफ से संबंधित है। ठीक है, लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है जैन मत। तो स्थानकवासी क्या है, तो स्थानकवासी श्वेतांबर समुदाय से संबंधित एक उप संप्रदाय है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है 1653 में लवजी नाम के व्यापारी द्वारा की गई थी। इसमें निराकार ईश्वर को माना जाता है, यही कारण है कि ये किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं।
ठीक है। चलिए अब मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। महिलाओं की विवाह आयु को बढ़ाने संबंधी कानून पर विचार करते समय सरकारों को यह भी विचार करना आवश्यक है कि किस प्रकार इस कानून को ऐसे समाजों में लागू किया जाए जो आर्थिक असमानताओं आदि से ग्रस्त हैं। चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक। अब समय आ गया है कि ऐसे कानून को लाए जाने पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए जिसमें नियोक्ताओं एम्प्लॉयर्स द्वारा महिलाओं को अनिवार्य मासिक धर्म छुट्टी मेन्स्ट्रुअल लीव का प्रावधान हो। आलोचनात्मक समीक्षा करें। 250 शब्द 15 अंक। तो जो पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है कि किस तरीके से 18 से 21 वर्ष की आयु बढ़ रही है, लेकिन अगर समाज में असमानताएं होंगी, अगर समाज में जो है गरीबी विद्यमान रहेगी, तो ऐसे आयु को बढ़ाने का कोई परिणाम नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो तर्क हमने बताए वो आपको लिखने हैं। साथ ही ये जो पीरियड लीव वाला जो क्वेश्चन है उसमें आप इसके प्रॉस भी बताएंगे, यानी इसके लाभ भी बताएंगे और इसकी जो है सीमाएं भी बताएंगे। साथ ही आप इस बात को स्थापित करेंगे कि किस प्रकार से पीरियड लीव के संदर्भ में जो वर्क प्लेसेस हैं उनको ज़्यादा समावेशी बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जो दोनों क्वेश्चन हैं इसको आप लिखने की कोशिश करिएगा 250 शब्द 15 अंक में। ठीक है, चलिए तो आज की कक्षा में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस IAS में। धन्यवाद।